अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनूनियत का पार्ट 5। मुझे यकीन है कि ये नावल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत नावल है, आपने ज़रूर पढ़ना है इस नावल को और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब चलते हैं नावल की तरफ। बीबी जी, ये सामान ज़रयाम साहब ने मंगवाया है। थोड़ी देर पहले कोई आदमी देकर गया है। मुलाजिम ने मुझे पकड़ा दिया। वो सामान तानिया को दिखाते हुए उसे बताने लगी थी। तानिया ने एक सरसरी सी नज़र सामान पर डाली थी। ज़रयाम ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, ऐसा तो बहुत कम होता था। वो ऑनलाइन शॉपिंग पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। और ये सारा सामान तो लेडीज़ लग रहा था। ये सब कुछ उसने किसके लिए मंगवाया था? एक पल के लिए भी इसके दिमाग में अमाया कि ना आए एक पल के लिए भी इसके दिमाग में अमाया का ख्याल ना आया। ये सब कुछ अमाया के लिए हो सकता है। वो तो बस ये सोचे जा रही थी कि ये सारा सामान उसने मंगवाया क्यों है। रखो, ये इसके कमरे में छोड़ के आती हूँ। वो सारा सामान उठाने लगी और फिर इसके कमरे की तरफ चली गई। अमाया नीचे किचन में थी। आजकल इसकी ज़िंदगी किचन से शुरू होकर किचन पर ही ख़त्म हो रही थी। जब से इसकी शादी हुई थी तब से वो इससे बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुआ था और ना ही पहले कोई इतना ख़ास होता था। हाँ, लेकिन तब वो कभी कभार इससे बात कर लेता था। लेकिन बाकर की मौत के बाद इन दोनों में बातचीत का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका था। और फिर इसकी अचानक शादी ने तो जैसे इसकी ज़िंदगी में क़यामत मचा दी थी। वो कभी इस चीज़ के लिए तैयार न थी, लेकिन दादा जान ने इससे वादा किया था कि वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ इनके पोते के इंतकाम के लिए यहाँ लाई जा रही है। इसके अलावा इसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। इस घर में उसे रखने के लिए उसे वनी के तौर पर निकाह करके यहाँ आना होगा। वो ज़रयाम को हरगिज़ इन सब चीज़ों में न घुसाते, क्योंकि वो तो इन चीज़ों को मानता तक नहीं था। इसके लिए सब कुछ फ़जूल था, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी कि इस वक्त उन्हें ज़रयाम के अलावा और कोई भी दस्तयाब नहीं था जिसके लिए वो ये फ़ैसला कर पाते। और ज़रयाम के अलावा इस घर में कौन था जो वो इनकी इस तरह की बात मान लेता। इस मामले में वो सिर्फ ज़रयाम को ही आगे कर पाते थे। उसे अपनी पगड़ी और ख़ानदान के खून का वास्ता देकर उन्होंने उसे अमाया से निकाह पर तैयार किया था। और फिर निकाह के बाद वो इस लड़की को यहाँ लेकर आए थे। उनका कोई इरादा न था इस लड़की को ज़रयाम के कमरे में भेजने का। लेकिन जिस दिन वो आया उस दिन उसने खुद ही कह दिया कि मेरी बीवी मेरे कमरे में क्यों नहीं है। दादा जान ने इसकी बात करते हुए कहा था वो बीवी नहीं सिर्फ बनी है। लेकिन ज़रयाम ने कहा कि जब तक वो इसके निकाह में है तब तक तो वो इसकी बीवी ही है। और जहाँ तक वनी का सवाल है तो वो इस तरह की किसी चीज़ को नहीं मानता जिसका जिक्र इस्लाम में नहीं। दादा जान ने बिना बहस किए माया को इसके कमरे में पहुँचाने का फैसला कर लिया था। और इस सिलसिले में तानिया के दिल में बगावत ने सर उठाया था। उसने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये वो मामले थे जिसमें बोलने की इजाज़त वो घर की बेटियों को नहीं दे सकते थे। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी तो उसे अंदर से ही आवाज़ सुनाई दी। कौन है? ज़रयाम, मैं हूँ तानिया। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तानिया कोई बहुत बोल्ड किस्म की लड़की नहीं थी और ना ही ज़रयाम ने उसे खुद से इस हद तक फ्री किया था कि वो बिना इजाज़त इसके कमरे में आ पाती। इन दोनों में एक क्रॉस लिमिट थी जो ज़रयाम ने बनाई हुई थी और इसको पार करने की इजाज़त तो ना खुद को देता था और ना ही इस लड़की को। उसे अंदर आने की इजाज़त देने के बजाय वो खुद उठकर दरवाजे के पास आ गया था। बोलो तानिया, खैरियत तो है? वो दरवाजे से झांकता इससे पूछने लगा, जबकि इसके हाथ में शॉपिंग बैग्स वो देख चुका था। ये सामान आया है नीचे आपके नाम पर। मुझे लगता है किसी ने गलत एड्रेस पर नहीं आया। ये मैंने मंगवाया है इस लड़की के लिए, मेरा मतलब मेरी बीवी के लिए। वो इसके हाथ से बैग लेते हुए कहने लगा। उसका अंदाज़ उसे ये बता गया था कि वो अपनी बीवी का नाम भी ठीक से नहीं जानता और उसे नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो एक वनी थी और उसे यहाँ से चले जाना था। वो ये सारा सामान इसके हवाले करती बिना किसी भी तरह का कोई सवाल पूछे वहाँ से पलट गई थी।
सुकून इतना ही काफ़ी था कि जिस लड़की का वो नाम तक नहीं जानता उसके साथ वो अपने तलाक़ात को किस हद तक ले जा सकता था। और अगर वो इस लड़की के साथ किसी तरह का कोई तल्लक बनाता भी था, वो मर्द था, बना सकता था। उसकी ख़ानदानी बीवी तो तानिया नहीं बनना था। उसके दिल पर राज तानिया नहीं करना था। कौन सा वो अपने ख़ानदान के मर्दों को जानती नहीं थी। घर में बीवी रखने के बावजूद बाहर की औरतों से तल्लक कायम करना कौन सा इस ख़ानदान में पहली बार हो रहा था। और वो लड़की जो 15 दिन की मेहमान थी, एक बाहर की औरत थी जिससे दिल तो बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। अपनी माँ और ताई की तरह वो अपनी सोच को इसी पुश्त रखती थी। उसके लिए मर्द का बाहर मुँह मारना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन वो इस बात से भी अनजान नहीं थी कि ज़रियाम शाह का तल्लक ऐसे मर्दों से नहीं है, बल्कि वो अलग है, सबसे अलग। इसीलिए तो वो उसे अपने दिल के बहुत ऊंचे तख्त पर बिठा चुकी थी। लेकिन जिस माँ ने इसकी परवरिश की थी उससे ये भी बताया था कि ये सारी बातें उनके ख़ानदान में बहुत छोटी समझी जाती हैं। जो औरत इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है उन्हें गवार कहा जाता है। और तानिया कोई गवार थोड़ी थी, वो तो ऐसे मामलों में अपने दिल को बहुत वसी कर चुकी थी। लो जी भाई, मेरी गुड्डी आ गई और मैं फिर से जा रही हूँ। ताड़े बाई का दीदार तो मेरे नसीब में लिखा ही ना है। मंशा उठते हुए खालिद से पटवारी अंदाज में बोली थी। यार, मैं उन्हें कितनी बार कह चुकी हूँ आज जल्दी आ जाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारा दीदार नहीं करना चाहते। तुम्हें ना किसी दिन मेरे घर आ जाना चाहिए, वरना कोई चांस नहीं है तुम्हारे वडेरे देखने के। वो हंसते हुए इसके साथ गेट तक जाने लगी। यार कोई बात नहीं, वडेरे ना सही, वडेरी तो देख ली मैंने। और जिस तरह तुम्हारी ये हड्डियाँ निकली हैं ना, मुझे तो वडेरों के रोब वाली हड्डियाँ मुझे रोब वाली ना मुझे तो वडेरों के रोब वाली कहानियाँ झूठी लगने लगी हैं। वो इसके बाजू को सिलाते हुए बोली। देखो, मेरी हिम्मत का मजाक मत उड़ाओ। मैं बस थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, वरना मैंने अच्छे अच्छों को मार गिराया है। वो इसका मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए तो वो गुस्से में उससे अपनी हिम्मत दिखाने लगी थी। लेकिन वो कौन सा इससे डरने वाली थी। हाँ जानू, मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो। वो प्यार से चुटकी काटते भाग गई थी, जबकि हरम उसे घूरती हुई वापस चली गई थी। जाते जाते उसका ध्यान अपने बाजू पर था, जो शायद सबको कमज़ोर लगता था। उसने तो कभी भी इस चीज़ को नोट नहीं किया था। और अपने वीरू को भी हमेशा वो पंजे में हरा देती थी, तो वो कमज़ोर तो हरगिज़ न थी। लेकिन मंशा आजकल वो हर बात पर उससे कमज़ोर कह रही थी। कभी इसकी हड्डियों को लेकर शुरू हो जाती, तो कभी कहती कि तुम सेहत बनाओ, कभी कहती जो जूस पिया करो, कभी क्या तो कभी क्या। वो तो इसकी बातों से उकता जाती थी। क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ, वो सोच रही थी। फिर अपनी सोच को झटका। अब समझी मैं खुद तो पहलवान है, चाहती है हर कोई पहलवान बन जाए, मोटू की हिंकी। हाय, मैंने अपना बैग तो यहाँ पर रखा था कि आ गया। वो वापस उसी जगह पर आई तो इसका बैग वहाँ से गायब था। वो परेशानी से सोचने लगी थी। अभी मंशा को गेट तक छोड़ जाने से पहले उसने अपना बैग यहीं बेंच पर रखा था, और अब वो गायब हो चुका था जब अचानक ही इसके पास फ़ोन आया। हरम बाजी, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा आप अपनी दोस्त के साथ चली गई हैं। आपका बैग यहाँ पर देखा तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस छोड़कर आया हूँ। मुझे लगा आप अपनी दोस्त के साथ घर चली गई हैं, अपना बैग यहीं भूलकर। ओ भाई, ये आपने क्या किया। मैं तो ये सिर्फ वहाँ गेट तक गई थी। वो सर पे हाथ मार के रह गई। बाजी आप रुके, मैं अभी भाग कर ला देता हूँ आपका बैग। वो मज़ीद खिदमत पेश करने लगा। अरे ज़रूरत नहीं है भैया, मैं खुद ले आऊँगी, आप अपना काम करें, थैंक यू। वो उसे मना करती खुद ही प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। आपने बुलाया, वो कमरे में दाखिल होते हुए उससे कहने लगी। हाँ, ये सब कुछ चेक करो, उसने बेड पर बड़े शापर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने सारे कपड़े, वो इतने ढेर लगे देख, परेशानी से कहने लगी। मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो शॉपिंग को ज़्यादा कह रही हो। खैर देखो, इन सब चीज़ों को चेक करो, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो, वो मसरूफ़ अंदाज में कहता अपने मोबाइल पर लगा था। मैं काम ख़त्म करके आऊँ फिर चेक करूँ, उसने ज़्यादा तलब नज़रों से देखते हुए पूछा। लड़की, तुम्हें मेरी इस बात समझ में क्यों नहीं आती। जो मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती हो।
मैंने कहा, ये सब कुछ चेक करो और अभी चेक करो। वो एक बार फिर से ज़रा सख्त लहजे में गोया हुआ। उसकी इस तरह से सख्ती करने पर फ़ौरन चीज़ें उठाने लगी। यहीं पर चेक कर लो, मैंने कौन सा तुमसे छीन लेना है सब कुछ। वो उसे सोफ़े की तरफ जाते देख कर कहने लगा। उसने फौरी सारी चीज़ें ऐसे वापस बेड पर फैला दी थी। फिर उसने सामने ही सब कुछ चेक करती रही। ये आदमी लड़कियों के बारे में ख़ास मालूमात रखता था या ऑनलाइन शॉपिंग में उसे ये सब कुछ बताया गया था। लेकिन शायद ही उसने कोई चीज़ छोड़ी थी। उसमें हर वो सामान था जो उसे चाहिए था। वो सब कुछ देखते हुए चोर निगाहों से उसे भी देख रही थी, लेकिन इसका ध्यान इस पर नहीं था, बल्कि वो अपने ही मोबाइल में मसरूफ़ था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए सारी चीज़ें उठानी चाहिए। ये नीले रंग वाले कपड़े अभी पहनो, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। वो सारा सामान उठा रही थी जब वो अचानक बोला। उसका ध्यान अब भी फ़ोन की तरफ ही था, मतलब वो उससे अनजान नहीं था। अभी? उसने फिर से बेतुका सवाल किया। नहीं, 10 साल बाद पहनना। हद है, मैं कह रहा हूँ अभी पहनो। मतलब साफ है कि अभी पहन के आओ बाहर। हर बात को 4 बार क्यों पूछती हो? वो उसे घूरते हुए बोला। तो अमाया फ़ौरन हाँ में सारे लाती नीले रंग का जोड़ा लिए वॉशरूम में बंद होगी। जबकि वो अभी तक दरवाजे को घूर रहा था। वो अपनी बातें दोहराने का आदी नहीं था, लेकिन ये लड़की इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। वो इससे जितनी नरमी से पेश आ रहा था, इतना ही तंग कर रही थी। वो किसी लड़की के नखरे उठाने का आदी न था। वो थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आई तो इसने सर से पैर तक इसका मुआयना किया था। ये रंग अच्छा लग रहा है तुम पर। बाकी भी वो चीज़ें होती हैं ना, पहनने वाली, हाथों में बैंगल्स, बैंगल्स, कानों में कुछ, पैरों में कुछ। अब इसके लिए अलग से शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो खैर, शाम को तैयार रहना, चलते हैं तुम्हारी बाकी की शॉपिंग करने। वो उसे गौर से देखते हुए बोला। इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ नहीं पहनती। उसने फ़ौरन इनकार किया। मैंने तुमसे पूछा किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, वो गुस्से से घूरते हुए बोला। तो हुमायूं ने फ़ौरन नफ़ी में सारे लाते हुए अपना सर झुका लिया। तो किसने बोला है कि अपने नादर मशवरे मुझे दो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आई बात समझ में? इस कमरे के अंदर तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहोगी। बाहर जाते हुए ख़ुद को 7 पर्दों में भी रखो तो मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन शोहर के सामने रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं। उसका अंदाज़ बदला था। उसका हाथ इसके पैरों पर आती आवारा उसका हाथ उसके चेहरे पर आती आवारा लटों को कानों के पीछे उड़ेस रहा था। बाल बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारे। रात को खोल कर आना, तफसील से देखूंगा। बहुत बहुत नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरता उंगलियों को इसके ऊँटों के करीब लाया था। अमाया की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। तुम किसी को भी पागल कर देने की सलाहियत रखती हो लड़की। तुम्हें मासूम समझना बेवकूफ़ है। तुम्हारी अदाएँ कातिलाना हैं। मुझे अपने कमरे में मुकम्मल औरत का वजूद देखना है, जो मेरे नाम से सजती हो, संवरती हो। मुझे औरतों के वजूद में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैंने खुद को इन फजूल दिलचस्पी से बहुत दूर रखा है, लेकिन अब मैं इस नशे को पूरे हक से वसूल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। वो इसके कान के करीब सरगोशी करता इसका रास्ता छोड़कर बाहर निकल गया था, जबकि वो कितनी ही देर इसके लफ्ज़ों में खोई रही। वो अपना बैग लेने के लिए सीधी ऊपर आई थी, लेकिन ये क्या, प्रिंसिपल ऑफिस तो बंद हो चुका था। तो क्या प्रिंसिपल सर जा चुके थे इतना जल्दी? वो तो इतनी जल्दी कभी भी नहीं जाते थे। इसका मतलब इसका बैग आज मिलना मुमकिन न था, लेकिन नहीं, वो अपना बैग छोड़ नहीं सकती थी। आज तो सर अहमद ने असाइनमेंट दी थी जिसे वो कंप्लीट करने वाली थी। घर जाकर तो बैग के बिना कैसे करेगी? वो अपनी परेशानी लिए वापस जाने लगी तो सामने ही स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आया। स्टाफ रूम ओपन था, लेकिन अंदर कोई ना कोई टीचर थे। इसके पास कोई चाबी ज़रूर होगी। वो यही सोचते हुए स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपना बैग किसी भी कीमत पर चाहिए था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर देखा था। सर अहमद, अजय, शाम और सर श्याम के अलावा अंदर कोई भी न था। सर या शाम को देखकर उसे सारे दिन की अपनी उल्टी सीधी हरकतें याद आ गई। वो खुद ही शर्मिंदा होकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अरे अरम, आएँ, अंदर आएँ। श्याम ने उसे देखते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी, जबकि एक चोर नज़र उसने सामने बैठे यशाम को देखा था, जो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। उसकी तरफ देखने की इसने बिल्कुल गलती ना की थी।
आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो असल में पियोन भैया ने मेरा बैग प्रिंसिपल सर के रूम में छोड़ दिया है। मुझे मेरा बैग चाहिए, लेकिन सर तो जा चुके हैं। मेरा बैग प्रिंसिपल ऑफिस में है, अगर आप मुझे मेरा बैग दिलवा सकें तो। उसने उन्हें देखते हुए बात मुकम्मल की बताई। ये आपका बैग है? श्याम ने सामने टेबल पर रखे बैग की तरफ इशारा किया। जी सर, ये मेरा है। वो लम्हे में खुश हो गई थी। मतलब इसका बैग प्रिंसिपल ऑफिस नहीं बल्कि यहाँ था। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा था। उसने फ़ौरन आगे बढ़ते हुए यह श्याम के सामने से अपना बैग उठाया था, लेकिन बैग उठाते ही उसे अपने बैग के साथ मौजूद थे अपनी चेन गायब होती महसूस हुई। वो कहाँ चला गया था? वो तो कभी भी इसके बैग से अलग नहीं हुआ था। वो हमेशा इसको अपने बैग के साथ लगा कर रखती थी। थोड़ी देर पहले तो पियान इसको प्रिंसिपल ऑफिस में छोड़ गया था, लेकिन फिर मैंने यहाँ रख लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप घर जा चुकी होंगी। श्याम उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो अपने की चेन के बारे में कुछ भी पूछ नहीं पाई थी। सिर्फ मुस्कुराकर उसने बैग गिरा ली थी। अब वो इतना भी महंगा की चेन न था जिसके पीछे वो अपने सर से बहस करती, लेकिन वो इसके लिए बहुत ख़ास था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो इसके बैग की रौनक को बढ़ा देता था तो वो गलत नहीं था। इसमें एक खूबसूरत छनकार लगी हुई थी और इस हाथ में छोटा सा पेन कलर का टेडी बियर था, और इसने अपने शौक़ की वजह से अपने बैग के साथ लगाया था। लेकिन अफसोस कि आज वो इसके बैग से बिछड़ गया था। उसने जाते जाते ऑफिस की ज़मीन के सारे कोने चेक कर लिए थे। हो सकता है वो टूटकर यहीं कहीं गिरा हो, लेकिन नहीं, वो कहीं पर भी नहीं था। वो मायूस होकर ऑफिस से बाहर निकल गए जब श्याम ने उसे घूरा। मैंने तुझे मना किया था उसका की चेन मत उतारो इसके बैग से, लेकिन तू ना हाथ करता है। अब इतनी मामूली सी चीज़ के लिए खुद को चोर बनवा लिया। वो इसके सामने बैठते हुए कहने लगा। तो वो दिलकशी से मुस्कुराता अपने हाथ में छुपाया हुआ की चेन निकाल कर सामने कर चुका था। मामूली ये तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये मेरी मोहब्बत की पहली निशानी है। अब ये मेरे पास रहेगा मरते दम तक। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मौजूद इस छोटी सी छनकार को छनका रहा था, जब अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। हरम को दरवाजे पर खड़े देख उसने फ़ौरन अपना हाथ नीचे किया था, लेकिन वो देख चुकी थी कि इसके हाथ में इसकी कीचेन थी। उसने इसका कीचेन उतार कर छुपा लिया था। ऐसा कौन करता है? हद होती है किसी चीज़ की। और अब वो अनजान बनता अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। जी बोलिए हरम, आप दोबारा यहाँ? श्याम एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया। सर, मेरी पानी की बोतल वहाँ टेबल पर रह गई। वो अंदर दाखिल होती, बोतल को उठाकर पैर चटकती कमरे से बाहर निकल गई थी। अब वो अपने सर को चोर तो नहीं कह सकती थी। बेशक वो इसके हाथ में अपनी की चेन देख चुकी थी। उसे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई जब प्योन ने आकर उसे बताया कि इसका भाई उसे लेने के लिए आ चुका है। वो जल्दी से अपना बैग उठाती बाहर निकलने लगी जब उसे दूसरे फ्लोर पर सर या शाम ग्रिल के पास खड़े नज़र आए। उनके हाथ में इसकी की चेन थी, जबकि दूसरे हाथ में एक कप थामा। शायद वो चाय का या कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन वो इससे किचन की तफसील बिल्कुल नहीं जानना चाहती थी। उसे तो बस ये था कि इसकी किचन इसके पास है, और सबसे अहम बात ये थी कि वो एक लेडीज़ की चेन थी। वो उसे यूज़ नहीं कर सकते थे तो रख कर भी क्या करते? हद होती है। अगर पसंद आया था तो पूछ कर ले लेते। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? वो बाहर निकलते हुए सोच रही थी। फिर खुद ही अपनी सोच पर तौबा की। वो अपने टीचर को चोर कह रही थी, वो भी एक मामूली सी चीज़ के लिए, और ये बहुत ही गलत बात थी। लेकिन बेशक वो चीज़ बहुत मामूली थी, लेकिन इसके लिए बहुत ख़ास थी, और अगर उन्हें चाहिए था तो उससे पूछ कर भी ले सकते थे। मैंने तुम्हें कहा था शाम को तैयार रहना, हम दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाएंगे। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो किचन में मुलाजिम के साथ मिलकर रात का खाना बना रही थी। उसके अचानक आने पर घबरा कर उसे देखने लगी। इसके तो ज़हन से निकल गया था कि ज़रियाम ने उससे तैयार रहने के लिए कहा था। एक तो पहले ही वो सबकी नज़रें अपने कपड़ों पर महसूस करके अच्छी खासी शर्मिंदा हो रही थी, और हर कोई बार बार इसी को देख रहा था।
इसके जिस्म पर मौजूद ये नए कपड़े इसके लिए एक सवाल बन गया था। और सब लोग ही ज़रियाम के इस कदम पर हरगिज़ खुश नहीं थे। उन्हें इसका इतनी अहमियत देना हरगिज़ पसंद न आया था कि वो इसके लिए ब्रांडेड सूट खरीद कर पहना रहा था। और कहाँ वो लोग उसे घर की एक मुलाजमा से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। और जो चीज़ तानिया को सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी वो इसका सूट का नीला रंग था। ज़रियाम को नीला रंग हद से ज़्यादा पसंद था, बल्कि नीले रंग की हर चीज़ उसे पसंद थी। और ये कुदरत का ही एक करिश्मा था कि खुद भी नीली आंखों का मालिक था। ज़रियाम पर नीला रंग हद से ज़्यादा सूट करता था। वो बहुत कम ये रंग पहनता था। शायद वो जानता था कि इस कलर में वजाहत किस हद तक बढ़ जाती है। और फिर इसके लिए नीले रंग की शॉपिंग करके इसको अपनी पसंद में डाल रहा था। ये बात तानिया कैसे बर्दाश्त करती। यही वजह थी कि अमाया से उसने काफ़ी सख्ती से कहा था कि अपने शोहर को बाद में इम्प्रेस कर लेना, पहले अपने काम पूरे करो। रात में इसकी कुछ दोस्त आने वाली हैं तो खाना बेहतरीन होना चाहिए। किसी भी तरह की गलती पर उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो पहले भी 3-4 बार इस पर हाथ उठा चुकी थी। वो तो चौथी बार उठाना इसके लिए मुश्किल तो हरगिज़ ना था। अमाया इससे कुछ से ज़्यादा ही डरती थी। उसकी आंखों से उसे खौफ आता था और जिस अंदाज में वो इसके बाजू को वहशियाना अंदाज में पकड़ती थी, इससे अमाया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। यही तो वजह थी कि वो इसका काम पूरा कर देती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वहशियाना सलूक इसको बर्दाश्त करे। लेकिन उसने नोट किया था कि आज सुबह से ही इसका अंदाज़ कुछ बदला बदला था। वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आ रही थी। अभी तक उसने इस पर हाथ तो नहीं उठाया था, लेकिन उसका अंदाज़ साफ बता रहा था कि उसका वजूद उसे आज ज़रूरत से ज़्यादा उसे खुल रहा है। उस वक्त भी वो उसी की सहेलियों के लिए खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि उसका आर्डर था कि खाना बेहतरीन तैयार होना चाहिए और उसकी सहेलियों को इसके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए। पसंद ना आने पर क्या होगा वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और यही वजह थी कि वो पूरा दिन लगाकर इसके लिए खाना बना रही थी। वो नहीं चाहती थी कि खाने में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। इस मसरूफियात की वजह से वो बिल्कुल अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल चुकी थी कि शाम को उसे ज़रियाम के साथ बैठ जाना है। और उस वक्त इसके बिल्कुल पास खड़ा इससे गुस्से से मुखातिब था। वो आज तानिया बाजी के कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पे, तो इनकी खातिर तवाज़ो की तैयारी कर रहे हैं। हम बीबी जी का हुक्म है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ज़ायदा उसे खामोश देकर भी बोलने लगी थी। अपनी बीबी को कहो कि अब अगर उसके मेहमान आ रहे हैं तो इनकी तैयारी भी वो खुद ही करे। मेरी बीवी को हर तरफ घसीटने की ज़रूरत नहीं है। और तुम यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, अभी हमने जाना है। वो गुस्से से कहता बाहर की तरफ इशारा कर चुका था। रमाया को ऐसा लगा कि अगर इसने इसकी बात ना मानी तो वो ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा। वो अगले ही लम्हे वहाँ से भागकर इस कमरे की तरफ चली गई थी। कहाँ जा रही हो लड़की? वह ज़रियाम के हुक्म पर बड़ी सी चादर लेती बाहर निकली थी कि चाची ने उसे बाहर निकलते हुए देख लिया। उनके पीछे इसकी ख़ास मुलाजमा ज़ायदा खड़ी थी। मतलब कि वो किचन में होने वाले पूरे वाक़े को लफ्ज़ ब लफ्ज़ इनकी समातों में डाल चुकी थी। फिर भी वो इससे पूछ रही थी। जी वो उन्होंने कहा है कि भाई जाना है, वो नाराज़ हो रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। उनके सामने वो सहमे हुए लहजे में इन लोगों को अपने ही शोहर के साथ बाहर जाने की वजह बता रही थी। वाह, मतलब ये काम भी शुरू कर दिए। तूने एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। उनका हाथ अचानक ही इसकी बालों की चोटी को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। माया की सांसें अटकने लगी थी। ज़रियाम पर डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ़ और सिर्फ बनी है और इससे ज़्यादा तेरी कोई औकात नहीं। तू जितनी औकात तुझे बताएगी ये इसी में रहे। और ख़बरदार, जो तूने ज़रियाम के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश की या उसे ये मासूमाना अदाएँ दिखाई, वो मेरा होने वाला दामाद है और जल्दी तू यहाँ से दफ़ा होगी और उसकी शादी मेरी बेटी के साथ होगी। अपने इस हुस्न के जाल में इसको फंसाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। वो बेदर्दी से इसके बाल झटकती हुई उसे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ लगा चुकी थी। अमाया गिरते गिरते बची थी। साफ़ करो ये मगर मच के आंसू। अगर तूने इसके सामने आंसू बहाए ना तो फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ।
खबरदार जो उसे कुछ भी बताया हमारे बारे में या उसे हमारे ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, अगर तेरी वजह से वो हमसे दूर हुआ या इसके दिमाग में ये बात आई कि हम तेरे साथ किसी तरह का कोई जुल्म कर रहे हैं, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उनका बस नहीं चल रहा था कि ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे। कहाँ रह गई वो लड़की? क्या सारा दिन मैं बाहर खड़ा रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूं? उसे बाहर से जरयाम की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन अपना हाथ चेहरा साफ़ करती, चादर दुरुस्त करते हुए बालों को पीछे करके बाहर की तरफ भाग गई थी। अम्मी, आप उसे क्यों कह रही थी कि वह जरयाम को जाल में ना बसाए? क्या आपको लगता है कि जरयाम शाह किसी के जाल में फंस सकता है? और फिर उसे हमारे बारे में कुछ भी ना बताने का कहा। उसके साथ वही सलूक हो रहा है तो एक वनी के साथ होता है, तो फिर परेशानी कैसी? तानिया इनके साथ अंदर आते हुए पूछने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत क्यों दे रही थी, जबकि इसके आने पर उन्होंने ही कहा था कि वो इनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। बेवकूफ़ लड़की, जरयाम का रुझान नहीं देख रही तुम इस लड़की की तरफ? उसके लिए कपड़े ख़रीद रहा है, सबके सामने उसे अपनी बीवी कह रहा है, उसे बाहर शॉपिंग पर ले जा रहा है, उसके साथ आउटिंग कर रहा है। बेवकूफ़ लड़की, वो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। बेशक ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है, लेकिन उसकी मासूमियत और पाकीज़गी उसे इस लड़की की तरफ खींच रही है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? जरयाम इस पर ध्यान दे रहा है। उसे तुमसे कोई लेना देना ना पहले था और ना अब है, और उसके लिए सबसे तुम्हारे दादा जान से लड़ रहा है। कल बगावत करने में भी पीछे नहीं हटेगा। बेहतर है कि इस लड़की को कंट्रोल कर लो। अगर ये लड़की मुट्ठी में रहेगी तो जरयाम को भी हम अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देंगे। उस लड़की को दबा कर रखो। अगर एक बार इस लड़की के ज़हन में ये बात बैठ गई ना कि इसका शौहर इसके साथ है, तो ये लड़की हमारे सर पर सवार हो जाएगी। उसे इस एहसास से कमतरी से बाहर नहीं निकलने देना कि वो यहाँ पर वनी होकर आई है, और वनी की क्या औकात है। और अगर जरयाम के साथ ऐसा ही तल्लक रखेगी जैसा हम चाहते हैं, तो वह जल्दी इससे आजज़ आ जाएगा और इससे बेजार होकर उसे तलाक दे देगा। फ़िलहाल तो मेरे ख़्याल में वो इस लड़की पर तरस खा रहा है। तुम्हें याद है वो तुम्हारे दादा जान से कैसे लग रहा था कि तो वो तुम्हारे दादा जान से कैसे लग रहा था कि वो कत्ल इसके भाई ने किया है। इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, तो उसे इस सब में शामिल ना किया जाए। ये तो तुम्हारे दादा जान की ज़िद थी जिसकी वजह से जरयाम झुक गया, लेकिन अब वो झुकेगा नहीं, बल्कि वो मज़ीद अपने साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं होने देगा। अपनी ज़िंदगी अपने असूलों से जीता है। एक बार अपने दादा जान के कहने पर शादी कर ली है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसे तलाक भी दे देगा। मुझे यकीन है कि अगर वो इस लड़की को लेकर सीरियस हो गया ना, तो वो कभी तलाक लेने के लिए राज़ी नहीं होगा। कल देख नहीं रही थी वो किस तरह से इसके हक़ में बोल रहा था। जरयाम के ज़हन को ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही वो अपने आप को किसी को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। लेकिन ये लड़की फ़िलहाल हमारी मुट्ठी में है। बेहतर है कि इस लड़की को जरयाम से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया जाए। अगर ये लड़की है ना उसे अहमियत नहीं देगी, तो जरयाम का इंटरेस्ट अपने आप इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मर्द ऐसी लड़की को सारी ज़िंदगी अपने साथ नहीं बांध सकता जो इससे बेजार हो या इससे नफ़रत करती हो। और तुमने शायद नोट नहीं किया, जरयाम का लबो लहजा, इसका अंदाज़ इस लड़की से इतना भी अच्छा नहीं है। वो सिर्फ ज़बरदस्ती के रिश्ते को घसीट रहा है, शायद अपनी शादी को कामयाब बनाने के चक्कर में है, लेकिन ये लड़की इसकी सोच के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें याद तो होगा जरयाम ने दादा जान के सामने तुमसे शादी से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी बीवी पढ़ी लिखी हो। उसे दब्बू किस्म की लड़कियां पसंद नहीं हैं, बल्कि उसे वो लड़की पसंद है जो खुद मुख्तार हो, अपने लिए आवाज़ उठाना जानती हो, अपने लिए लड़ना आता हो। और ये लड़की कैसी है ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। ये लड़की जरयाम की सोच तक भी नहीं जा सकती। जरयाम को अपनी तरफ करने की कोशिश करो, वरना क्या होगा ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तुम्हारे अब्बा की ये ख्वाहिश
आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है कि तुम ज़रजाम की दुल्हन बनो। ये जगह तुम्हारी है और ये जगह तुम किसी को नहीं दोगी। ये बात अपने जहन में महफूज कर लो और इस लड़की को खुद पर हावी कभी मत कर होने देना, वरना अगर उसे ज़रजाम का साथ मिल गया ना तो वो वनी में आई लड़की है ना, नौकरानी की बजाय महारानी बन जाएगी। और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, उसे समझा रही थी, जबकि तानिया बहुत गौर से इनकी बातें सुन रही थी। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ये, जैसे दुनिया में जन्नत हो। वो गाड़ी से निकलती हुई इस खूबसूरत वादी को देखने लगी थी, जहाँ पहुँचते पहुँचते आज इनको 3 दिन लग गए थे। ड्राइवर चाचा तो हर वक्त इसके साथ थे। उसकी खुशी देखते हुए वो भी बहुत खुश थे और इसके कहने पर उसकी हर तरह की तस्वीर बना रहे थे। और फिर साथ साथ नाना जान को भी सेंड हो रही थी तस्वीरें। उसे लगा नहीं था कि वो यहाँ आकर इतना ज़्यादा एंजॉय करेगी। नाना जान बिल्कुल ठीक कहते थे, ये जगह इतनी खूबसूरत थी, लेकिन इस खूबसूरत वादी में आकर इंसान बड़े से बड़ा गम बासानी भुला सकता था। ड्राइवर चाचा वो नीचे की तरफ देखें, यहाँ कोई छोटा सा होटल है, चले आए कि वहाँ चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, वहीं से कुछ फासले पर उन्हें नीचे की तरफ एक छोटा सा होटल नज़र आ रहा था, जो यकीनन यहाँ सैर व तफरीह के लिए ही आए गए लोगों के लिए बनाया गया था। ड्राइवर चाचा तो इसके हुक्म के ग़ुलाम थे। वो जहाँ जहाँ कह रही थी वो बंदूक अपनी बंदूक के लिए इसके पीछे हो लिए थे। बीबी जी आप यहाँ आराम से बैठे, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर करके आता हूँ। इस होटल में क्या कुछ मिलेगा अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है, बहुत छोटा सा है, मुश्किल से दो या 3 वैरायटी का खाना होगा। लेकिन बकौल आपकी इस वादी में आकर इंसान अपना बड़े से बड़ा गम भूल जाए तो यकीनन बड़े से बड़े होटल का खाना भी भूल जाएगा। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। वो उसे वहीं पर बिठाते हुए खुद ऑर्डर देने चले गए थे, जबकि वो अपने पास ही कुछ लड़कों का शोर सुन रही थी। कुछ अलबेले से लड़के वहीं टेबल पर जाते हुए ऊंची आवाज़ में गाना गा रहे थे। शायद वो भी अपना ट्रिप एंजॉय ही कर रहे थे। देखने में तो वो भी मुल्तान या कराची के नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी तकरीबन सब लोगों को पश्तो या बलोची बोलते हुए सुन रही थी। इनके उर्दू गाने और लबो लहजा इस बात का गवाह था कि वो यहाँ के रहायशी नहीं हैं। और जिस तरह के मॉडर्न कपड़े इन लोगों ने पहन रखे थे वो इस इलाके के नहीं थे। वहाँ के लोग तो सादगी पसंद लोग थे। आप अकेली ही तो हमारे साथ आकर एंजॉय करें, इनमें से एक लड़के ने खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, मैं अपने चाचा के साथ हूँ, थैंक यू। वो फ़ौरन चेहरा फेर गई थी। बेशक वो कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन फिर भी इतने सारे लड़कों के बीच में बैठकर यूँ ऊंची आवाज़ में गाने गाना उसे हरगिज़ पसंद नहीं था। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, एंजॉय करें आप। आज हमारे बेस्ट फ्रेंड बर्थडे है और इसका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए हम कालाम आए हुए हैं, लेकिन हमारे सारे दोस्त नहीं आए, ख़ासकर कुछ फैमिलीज़ फ्रेंड्स। हम कराची के रहने वाले हैं, आप कहाँ से हैं? वो लड़का भी इसकी जान आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए मज़ीद तफसीलात में जाने लगा। आपके दोस्त को इनका बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और यहाँ अपने चाचा के साथ आई हूँ। उसने एक बार फिर से उन्हें एहसास दिलाया कि वो अकेली हरगिज़ नहीं है। ये रहा हमारा दोस्त, आप खुद भी विश कर दीजिए। वो लड़का अचानक से सामने से आते नौजवान को देखते हुए बोला, जो खुद भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। शाहजेब, ये लड़की तुझसे कुछ कहना चाहती है। तेरा बर्थडे है ना? वो लड़का अचानक ही कहने लगा तो दीदम को ना चाहते हुए भी उसे उठकर उसे विश करना पड़ गया। हैप्पी बर्थडे, आपका दिन अच्छा गुजरे, खुश रहे, उसने मुस्कुराते हुए मुरवत्तन कहा था, लेकिन सामने वाला तो गुस्से से बेहाल हो रहा था। शुक्रिया, उसने इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्त को घूर कर देखा था, जो शायद मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था।
आई एम रियली सॉरी मिस, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरा ये दोस्त है ना, इसको लड़कियों से एलर्जी है। इसके पीछे अगर अक्सर लड़कियां पड़ी रहती हैं और इसका कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरता। हम दोस्तों ने इससे शर्त लगाई थी कि इसके इस बर्थडे पर किसी न किसी लड़के को इससे विश ज़रूर करवाएंगे, लेकिन अपनी शर्त जीतने के लिए ये हम सबको यहाँ वादी कलाम ले आया और कोई भी लड़की इसको यहाँ नहीं जानती। अपना फ़ोन तक इसमें इसने बंद कर रखा है। हमने शर्त जीतने के लिए आपको उसे विश करने पर मजबूर किया। आई एम रियली सॉरी। हम सिर्फ शर्त जीतना चाहते थे। इस आदमी को देख इस आदमी को देख रही थी वो इस आदमी को देख रही थी। वो ये सब सुनकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर इन लोगों की शरारत को समझते हुए गुस्से से उन्हें घूरने लगी। अजीब बेहुदा लोग थे। इस के वो गुस्से से कहते वापस कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। उसे ज़रूरत ही क्या थी उठकर उसे विश करने की। ये मरवत भी ना इंसान को कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती है। वो गुस्सा कंट्रोल कर रही थी कि ड्राइवर चाचा वहां आए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहती इनका ध्यान साथ खड़े लड़के की तरफ चला गया था जो उन्हें देखे जा रहा था, या शायद वो पहचानने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर चाचा के चेहरे का रंग फाक हो गया था। वो ना जाने मुस्कुराते हुए लहजे में इससे क्या कहने वाले थे कि शंजे की तरफ ध्यान जाते ही वो अपनी बात ही भूल गए। चलो चलो बेटा, यहाँ से चलो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है खाने लायक, चलो यहाँ से। वो इसका हाथ थामकर उसे ज़बरदस्ती उठाने लगे। वो इनसे पूछना ही चाहती थी कि वो इनसे पूछती ही रहेगी कि अचानक से क्या हो गया है, लेकिन ड्राइवर चाचा इनके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय बार बार पीछे देख रहे थे। उसे यकीन हो गया था कि वो इस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वो इससे भाग क्यों रहे थे, ये बात उसे कुछ समझ न आई थी। चाचा, आप इस तरह वहाँ से क्यों आ गए? क्या आप इस लड़के को जानते थे? बड़े ही अजीब किस्म का बंदा है। इन लड़कों को ना सिवाय अपनी बड़ाई करने के और कुछ भी नहीं आता जाता। वो कैसे कह रहा था कि आज इसका बर्थडे है और अपने बर्थडे पर उसे किसी लड़की को ना देखना पड़े, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ गया। छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बड़ा ही कोई आवारा किस्म का इंसान है। तुम चलो गाड़ी में बैठो। वो उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहने लगी तो वो फजूल सोचों को झटकती गाड़ी में बैठ गई थी। उसे इस वक्त बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन चचा का कहना था कि होटल में कुछ भी अच्छा खाने लायक नहीं है। वैसे होटल की साफ़ सफाई और खूबसूरती देखकर इसका दिल तो नहीं चाहता कि इस होटल से इस तरह से आ जाए, लेकिन चचा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते थे और वैसे भी वो इनसे फजूल बहस नहीं करती थी। वो पहले ही इसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करते थे। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था। इसके हाथ में सिगरेट थी, वो जो हर सिगरेट से ख़त्म करने के बाद नहीं लगा लेता था, जबकि वो दूसरा हाथ इसने गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखा हुआ था। यकीन वो अपना ये सफ़र काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अचानक ही इसने अपनी गाड़ी का रुख आइसक्रीम पार्लर के सामने अचानक ही उसने अपनी गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी। कौन सा फ्लेवर खाओगी? वो उससे मुखातब करते हुए पूछने लगा तो माया ने हैरानगी से देखा कि वो सच में उससे बात कर रहा था। उसने हैरानगी से खुद की तरफ इशारा किया। नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से पूछ रहा हूँ। लड़की, इतनी गायब दिमागी क्यों है तुम्हारी? बताओ कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर खाओगी? मैं लेके आता हूँ। वो बाइक की तरफ इशारा करते हुए इससे पूछ रहा था। जो कब से अपने नाखूनों को खूब घूर रही थी, आइसक्रीम पार्लर को देखती उससे फिर से नज़र झुका गई। उसके दिमाग में चाची की बातें घूम रही थी, जबकि तानिया का बार बार ये कहना कि वो इसकी मंगेतर है, उसकी होने वाली बीवी है, उससे बुरी तरह परेशान कर रहा था। कुछ भी ले आए, मेरी कोई पसंद नहीं है, उसने बड़े ही मध्यम अंदाज में जवाब दिया। कोई पसंद नहीं है? अच्छी बात है, तो मेरी पसंद है, खा लो, मैं लेके आता हूँ। वो कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि वहीं रुककर इसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में 2 आइसक्रीम कप थे। उसने एक कप उसे देते हुए दूसरे कप से खुद खाना शुरू किया था। कैसी है मेरी पसंद? उसने अभी सिर्फ एक बाइट ही दिया था कि वो उसे पूछने लगा।
वो इससे बात करना चाहता था या फिर अजनबियत की दीवार गिराना चाहता था, वो बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। उसकी मंगेतर थी जो इतने सालों से इसके नाम पर बैठी थी, उसे शादी भी इसी लड़की से करनी थी, तो फिर वैसे इतनी अहमियत दे दे ही क्यों रहा था। आपकी पसंद अच्छी है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो पहली दफ़ा इसके नसीब में सरेआम की मुस्कुराहट हुई आई। मेरी पसंद लाजवाब है लड़की, इसका अंदाज़ा तुम्हें आगे आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, और फिर जब तुम मेरी पसंद में डल जाओगी तब तुम्हें मेरी पसंद और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। और बताओ तुम्हें क्या पसंद है। वो हल्का पुल्का होकर इससे बात करने लगा। उसे यही लग रहा था शायद वो अपना टाइम पास करने के लिए इससे इस तरह से नरम लहजे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, उसने नज़रें चौड़ा कर कहा। तो जरियाम ने उसे घूर कर देखा। मैं तुम्हारी पसंद की बात कर रहा हूँ लड़की, तुम्हें अपनी पसंद नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वो हैरानगी को छुपाते हुए कहने लगा, नहीं मुझे नहीं पता, सब कुछ भूल गई हूँ, कुछ भी याद नहीं रहा। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को परे धकेलती चेहरा फेर गई थी। तो तुम सब कुछ भूल की ही हो। वैसे ये उम्र है तो नहीं यादाश्त बुलाने वाली, लेकिन अच्छा है सिर्फ मुझे याद रखो। अच्छी लड़कियाँ शोर के अलावा कुछ याद रखती भी नहीं हैं। वो मुस्कुराया तो अमाया ने पलटकर उसे देखा था। उसकी आंखों के नमी देख वो इसकी आंखों में अपनी गहरी नीली आंखें गाड़ गया था। ये तुम्हारी आंखें हर वक्त बड़ी क्यों होती हैं? देखो, औरतों के आंसुओं से पिघलने वाला मर्द नहीं हूँ मैं। मुझे ये आंसुओं से सख्त चिढ़ है। साफ़ करो इन आंसुओं को और मेरे सामने रोना धोना मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी। शादी से पहले तुम किस तरह रहती थी, लेकिन अब तुम्हें मेरी पसंद में डलना होगा। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसे बदलना होगा, और सबसे ज़्यादा नापसंद मुझे ये तुम्हारे आंसू हैं। अभी हमारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं कि तुम इस तरह हर वक्त मुंह लटकाए घूमती रहती हो। अजीब हालत बना रखी है तुमने, कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लगती हो। मेरे घर वाले फ़िलहाल इस कंडीशन में नहीं हैं जिस कंडीशन में वो तुम्हें इन बातों की गहराइयों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन तुम खुद थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करो। हमारी हवेली नौकरों से भरी हुई है, आए दिन कोई ना कोई मेहमान आता जाता रहता है। इसके सामने इस तरह की हालत बनाकर घूमती हो जैसे सुहागन नहीं कोई बेवा हो। वो सरदमोरी से बोला था। अमाया के आंसू और शिद्दत से बहने लगे। वो उसे देखकर रह गई थी। अल्लाह न करे आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो ना जाने कौन से धुन में बोली थी, जबकि इस बेख्तियारी में वो उसे ये बता चुकी थी कि इसका होना ना होना इसके लिए कितनी अहमियत रखता है। उसके आ जाने से एक उम्मीद सी बन गई थी, एक आस थी कि इसका शहज़ादा उसे इन ज़ालिमों से निकाल कर दूर ले जाएगा। वो उसे इनके जुल्म व सितम का शिकार नहीं होने देगा। अच्छा, तो मेरा होना ना होना इसके लिए अहमियत रखता है, क्योंकि मेरे ना होने या ना होने से तुम्हारा होना ना होना जोड़ा है। राइट, बड़ी मतलबी किस्म की लड़की हो तुम। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं अभी तक तुम्हें मासूम समझ रहा था। वो उसे तंग करते हुए उसे कह रहा था। वो उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन ज़रियाम इसकी कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो जो सोच चुका था इसके लिए वही सही था। अब हकीकत बस ये थी कि वो अपने मतलब के लिए इसके साथ थी। वो परेशान थी, ना जाने वो इसके बारे में क्या सोचेगा, जबकि इसकी सफाइयाँ देना उससे बड़ा मज़ा दे रहा था। लेकिन उसके सामने मुस्कुराकर या फिर उसे ये बताकर कि वो सिर्फ उसे तंग कर रहा है, वो इसकी ज़ुबान दोबारा बंद नहीं करवा सकता था। पहले ही अवली से लेकर शहर तक इसका रास्ता इन दोनों ने बिल्कुल खामोशी से काटा था, और वो खामोशी में सफ़र करने का ज़रियाम का मूड हरगिज़ न था। हद है, ये लड़की किसी काम की नहीं है। मजाल है जो इसको कोई काम कह दो और वो उसे कर दे। वो किचन में काम करते शाम को कोश रही थी, जबकि वो मुसलसल ना चाहते हुए भी खाना बना रही है जो थोड़ी देर में बन जाने वाला था। लेकिन नहीं, उसकी अम्मा जब तक इसकी खुलकर बेइज्जती न कर लें तब तक उन्हें सुकून कहाँ मिलता था। उनकी सबसे बड़ी वजह तो उसका यूनिवर्सिटी जाना था। उनका कहना था कि जब से वो यूनिवर्सिटी जाने लगी है तब से वो घर के काम काज भूल गई है, जबकि ऐसा हरगिज़ न था। बस कर दे ना अम्मा जान, मैं बना तो रही हूँ ना, बस एंड लगा है, अभी बनाकर बाहर ले आऊँगी। आप थोड़ी देर इंतज़ार बाद आई।
इसने उकताए हुए उनसे कहा था, लेकिन वो कहाँ इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी। मेरे सामने बातें मत बनाओ लड़की, खाना बनाओ। कल को अगले घर जाना है, आगे जाकर तुम्हें 1000 तरह के काम करने हैं। ये किताबें, ये डिग्रियां काम नहीं आएंगी वहाँ जाकर। सास से खाने बनवाएगी इस तरह तरह के, फिर वहाँ जाकर हमारे नाक ना कटवाना। वो गुस्से से उससे डांट रही थी, जबकि वो अब मुंह को बंद करके सिर्फ हाथ चलाने वाले काम कर रही थी। अम्मा उसे बातें सुना सुना कर अम्मी खुद ही तंग आकर किचन से निकल गई, जिस पर उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए सारा ध्यान खाने बनाने पर लगा दिया। और अब वो हरम के इस तरह आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद खाने में नमक तेज़ हो चुका है। लेकिन न जाने क्या ये लड़की कहाँ थी कि अब तक नीचे ना आई थी, और दीदम भी इस तरफ नहीं आई थी। सामिया भी नानी के घर ऐसी गई थी कि अब तक इसकी वापसी ना हुई थी। लड़कियों के होते हुए उसे घर के इतने काम तो हरगिज़ नहीं करने पड़ते थे, लेकिन ये संडे आता ही क्यों था जिस दिन इसकी योनी बंद होती थी। इसकी अम्मा की योनी शुरू हो जाती थी। पता नहीं कौन कौन से खाने बनाने में उसे माहिर करना चाहती थी। वो अपनी ही सोच में गुम तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी, जब अचानक कोई अंदर दाखिल हुआ। हरम, तुम आगे ही चख कर बताओ कैसा बना है। वो बोल ही रही थी कि सामने हरम के बजाय खद्दाश को खड़े देखकर चुप हो गई। क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग किचन में हैं। वो आगे बढ़े हुए इसके हाथ से प्लेट ले चुका था, जबकि वो बिना कुछ बोले वहीं से प्लेट पलट कर अपने खाने की तरफ मसरूफ़ हो गई थी। ऐसा क्यों होता था? वो जिस वक्त उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वही इसके सामने आ जाता था। नमक तेज़ है, वो इसके पीछे खड़ा बोला तो अगले ही लम्हे दिशाम ने इसके हाथ से प्लेट छीनकर सामने काउंटर पर फेंक दी थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको ज़रूरत नहीं है मेरी गलती निकालने की। वैसे भी आपके लिए नहीं, हरम के लिए था। उसने जिताना ज़रूरी समझा। वो ऐसे शख्स को शायद अपना खाना भी टेस्ट करवाना पसंद नहीं करती थी। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए नहीं था, लेकिन चाची अम्मा तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस तो मेरे लिए ही करवा रही हैं। अगर कल को मुझे ये तुम्हारे हाथ के खाने पसंद ना आए तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम ये सारे सवाल मुझसे ही पूछ लिया करो। वो इसकी बदतमीज़ी का बुरा मनाए बगैर बोला था। ये अलग बात थी कि हवेली के अंदर आते हुए वो चचा जान को नज़रअंदाज करता अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि फैक्ट्री में होने वाले कुछ ऊंच नीच को वो इसके साथ करना भूल गए थे, डिस्कस करना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसे वो काफ़ी गुस्से में था। पहले फैक्ट्री में वहाँ वर्कर्स को अच्छा खासा सुनाया था। वहाँ उसको जब सारी तफसील पता चली तो उसे चचा पर भी अच्छा खासा गुस्सा आया। उसने उन्हें कहा था कि वो सारी ऊंच नीच की रिपोर्ट चाहता है, जिस पर चाचा जान ने उसे बाद में देने के लिए कह दिया, और अब तक इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची थी। और ये सारी चीज़ें उससे बहुत गुस्सा दिला रही थी, लेकिन यहाँ किचन में कदम रखते वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था और इसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। क्या मतलब है आपका? वो इसकी बात को मुकम्मल सुनने के बाद बोली। शायद वह समझी नहीं थी या शायद समझना नहीं चाहती थी। बहुत साफ़ सुथरा मतलब है कि जो तुम खाना बना रही हो ना, वो मेरे लिए बना रही हो और उससे मुझे ही खाना है। तो इसमें नमक ठीक करो और बाहर लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। और बाकी माशाल्लाह से तुम बहुत समझदार हो, सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आती हैं, और जिन बातों का मफ़हूम अभी तुम्हें समझ नहीं है वो तुम्हें जल्द समझा दूँगा। और जल्दी से खाना लेकर आओ। वो किचन से निकल गया था जब अम्मा इसके पीछे किचन में दाखिल हुई। बच्चे, खाना तैयार है, जल्दी से खाना लगा दो, खद्दाश को बहुत भूख लगी हुई है, उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। जल्दी करो मेरा बच्चा, बाकी सब लोग बाद में खा लेंगे। उसे कहते हुए वो खुद भी जल्दी जल्दी खाना निकालने लगी थी, जबकि अपने हाथ का बनाया गया खाना सबसे पहले खद्दाश के हिस्से में जाते देख उसे बहुत गुस्सा आया था। तभी तो वो चूल्हा बंद करती किचन से निकलती सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई थी।